सभी को टिक सेंटर की ओर से गुड इवनिंग। आज का क्वेश्चन कोड है TRN के 27वां कोड है, ध्यान से आप देखिएगा TRN के को। सवाल नंबर 1 कहता है कि यदि एक व्यक्ति के आय और व्यय का अनुपात 5:3 है। एक नंबर सवाल कहता है कि एक व्यक्ति TRN के 27, एक व्यक्ति के आय और व्यय का अनुपात है 5:3 है। 5:3 है तो ध्यान से देखेंगे। आय मतलब होता है कमाई, कोई आदमी है वो कमाता है 5 रुपया और व्यय करता है 3 रुपया। आय और व्यय 5:3 है तो सवाल के हिसाब से देखेंगे यदि उनकी आमदनी 20,000 रुपया, आमदनी मतलब होता है कमाई, तो दोनों का कमाई क्या है? आमदनी। यहाँ पर आपका देखना है कि आमदनी का मीनिंग होता है कमाई, आय का मतलब एक तरह का कमाई। तो कमाता कितना है? 5 रुपया। तो 5 रुपया कमाता है तो आमदनी यहाँ 20,000 है, तो 5 कलम का दाम 20,000 कर लेते हैं। एक कलम का दाम कितना होगा? 4,000 होगा। 20,000 बटा 5 इक्वल टू 4,000। एक कलम का दाम 4,000। तो आंसर पूछता है तो उनकी खर्च क्या है? तो खर्च कैसे निकलेगा? कमाते हैं 5 रुपया और यहाँ खर्च करते हैं 3 रुपया। तो यहाँ पर खर्च पूछा जा रहा है 3 रुपया, सीधा सीधा आपको दिख रहा है। तो 3 कलम का दाम निकाल लीजिए। तो 3 कलम का दाम 4,000 गुना 3 करेंगे तो होगा 12,000। यही उत्तर होगा, यही आंसर होगा 12,000। यही आंसर हो जाएगा 12,000। समझ में आ गया? 12,000 आपका आंसर होगा। सवाल नंबर 2 पर आइएगा। 2 को देखिए, सवाल नंबर 2 पर आते हैं। यदि राम की आय तथा व्यय का अनुपात 7:4 है। राम की आय और व्यय का अनुपात है 7:4 है। ध्यान देना है, आय और व्यय। सवाल नंबर 2 कहता है राम की आय और व्यय का अनुपात है, आय और व्यय का अनुपात है 7:4। 7:4 हमने लिख दिया। उसका यदि उसका व्यय 8,000 है तो व्यय 8,000 है, मतलब 4 कलम का दाम 8,000। तो 4 कलम का दाम 8,000, तो एक कलम का दाम 2,000 होगा। तो एक कलम का दाम 2,000 हो गया। तो हमको पूछता है उनकी कमाई क्या है? तो कमाई मतलब आय। तो 7 कलम का दाम क्या होगा? 14,000। एक कलम का दाम हो गया 2,000, तो 7 कलम का दाम 14,000। यही उत्तर होगा, यही आंसर 14,000 आंसर हो गया। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 पर आइए। सवाल नंबर 3 क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर 3 कहता है किसी व्यक्ति के खर्च और बचत कहता है। किसी व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात है, यहाँ पर खर्च और बचत का अनुपात यहाँ पर कहता है यदि किसी व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात क्रमशः, यहाँ ये गड़बड़ दे दिया है। खर्च और बचत का अनुपात यहाँ पर 283 नहीं है, यहाँ पर 3 व्यक्ति होगा। तो फिर यह सवाल गड़बड़ है, सवाल इसको छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पर 283 यहाँ पर दिया है। खर्च और बचत का अनुपात नहीं देखिए, डिजिट दे दिया है। यह सवाल गड़बड़ है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 पर आइए। सवाल नंबर 4 यहाँ पर देखिएगा। सवाल नंबर 4 क्या कहता है? 4 नंबर है यदि किसी व्यक्ति M की आय और व्यय का अनुपात 5:2। आय और व्यय का अनुपात है 5:2। उसके बाद कहता है यदि उसकी बचत 9,000 रुपया। बचत कैसे निकला? कमाते हैं 5 रुपया, खर्च करते हैं 2 रुपये, तो बचाते हैं 3 रुपये। बचत 9,000 यानी 3 कलम का दाम 9,000, तो एक कलम का दाम 3,000। तो आंसर पूछा जा रहा है तो उनकी कमाई क्या है? तो कमाई मतलब आय। तो 5 कलम का दाम क्या होगा? 15,000। यही उत्तर होगा, यही आंसर होगा। 15,000 आंसर हो गया। 5 कलम का दाम 15,000 आंसर हो गया। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है यदि किसी व्यक्ति A का खर्च और बचत का अनुपात 4:3। कोई व्यक्ति है, उसके खर्च और बचत का अनुपात 4:3 है। सवाल नंबर 5, खर्च और बचत का अनुपात है 4:3। अब उसके बाद कहता है 4:3 है यदि उनकी आमदनी 14,000 रुपया। तो आमदनी मतलब कमाई। तो यहाँ कमाई कितना हो? खर्चा करते हैं 4 रुपया, बचाते हैं 3 रुपया, तो कमाते हैं 7 रुपये। उनकी आमदनी 14,000, तो 14,000 हो गया। तो 7 कलम का दाम 14,000, एक कलम का दाम 2,000। तो आंसर कहता है यहाँ पर तो उनकी बचत क्या है? तो बचत के सामने 3 है, तो 3 कलम का दाम क्या हो जाएगा? 6,000। यही उत्तर होगा, यही आंसर होगा 6,000। यही आंसर बनेगा 6,000। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। अगला सवाल को देखते हैं, अगले सवाल को बनाइए।
अगला सवाल यहाँ पर कहता है सवाल नंबर 6 नंबर कहता है 2 24 8 16 5 का महत्तम क्या होगा। सवाल नंबर 6 को देखिएगा ध्यान से। 6 नंबर कहता है 24, 8, 16, 5 का महत्तम। महत्तम समावर्तक का मतलब है कॉमन, तो कॉमन निकाल लीजिए, आपका महत्तम समावर्तक होगा। तो इस सारे में कॉमन कुछ नहीं आता है। आप बोलेंगे इसमें 8 है, इसमें 8 है, इसमें 8 है, इसमें तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं होगा, इसलिए महत्तम समावर्तक 1 होगा। सब में जो कॉमन होगा उसी को तो महत्तम कहते हैं। सवाल नंबर 7 कहता है 24, 48, 64, 132। तो महत्तम समावर्तक क्या होगा। देखिए 12 इसमें भी है, 12 इसमें भी है, लेकिन इसमें 12 नहीं है। तो आप करेंगे क्या, इसका लघुत्तम जैसे निकालते हैं उस तरह से निकाल लीजिए। 4 से हम कटा लेते हैं, 4 से कटेगा 6 बार में, 4 से कटेगा 12 बार में, 4 से कटेगा 16 बार में, 16 चौक 64, 4 से कटेगा 4 तिया 12, 4 तिया 12, 33 बार में। अब देखिए उसके बाद और किसी से नहीं कटेगा, यहाँ पर कट सकता है, 2 से कटेगा, 2 से ये भी, 2 से ये भी, 2 से ये नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। तो इसका मतलब अब किसी से नहीं काटाना है, तो महत्तम समावर्तक आपका क्या हो जाएगा 4। यही उत्तर होगा 4, ये आंसर होगा 4। इतना ही काम करना है, आपका आंसर 4 होगा। जो सब में कटेगा वही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 9 पर आइएगा। 9 को देखिए, सवाल नंबर 9 नंबर यहाँ कहता है, सवाल नंबर 9 कहा 5/5, 4/10, 8/15 का महत्तम समावर्तक क्या होगा। महत्तम बोलेगा तो ऊपर का महत्तम और नीचे का लघुत्तम, जो बोलेगा उसका ऊपर वाला निकालना है। महत्तम बोला 5, 4, 8 का कॉमन कुछ नहीं 1, और नीचे का लघुत्तम, तो नीचे का लघुत्तम निकालना है। तो यहाँ पर देखिए ये सभी का लघुत्तम 30 हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा, तो लघुत्तम 30 हो गया, 1/30 आंसर होगा। महत्तम समावर्तक मतलब ऊपर का महत्तम नीचे का लघुत्तम, लघुत्तम समावर्तक मतलब ऊपर का लघुत्तम नीचे का महत्तम, तो आपका हो जाएगा 1/30 आंसर होगा। अगले सवाल की ओर बढ़िएगा। सवाल नंबर यहाँ पर है 1/30, कोई भी ऑप्शन नहीं है, 1/30 होगा। सवाल नंबर 10 की ओर आइए, 10 को देखते हैं। सवाल नंबर 10 यहाँ पर कहता है 1/7, 5/14, 10/21। तो हमको कहता महत्तम समावर्तक इसका क्या होगा। तो ऊपर का महत्तम निकालिए, कॉमन कुछ नहीं है 1, नीचे का लघुत्तम निकालना 7, 14, 21 का। 7, 14 को काटा, इसको छोड़ दिए, 14 और 21 का लघुत्तम समावर्तक निकालते हैं। तो 7 दूना 14, 7 या 21, यानी 42 हो जाएगा इसका लघुत्तम। 1/42 आपका आंसर होगा, ये उत्तर हो जाएगा 1/42। महत्तम समावर्तक 1/42 हो जाएगा। अगले सवाल की ओर आइएगा। अगला सवाल कहता है 11 नंबर यहाँ पर कहता है 2/5, 4/10, 8/15 का महत्तम। तो ऊपर का महत्तम कॉमन सब में 2 है, 2 लिख दिए, और नीचे का लघुत्तम 30 होगा, 2/30, 1/15 आपका आंसर हो गया, ये उत्तर हो जाएगा 1/15। कोई भी ऑप्शन नहीं है, 1/15 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर का यहाँ पर 2, 4, 8 का महत्तम आपका हो गया 2, नीचे का लघुत्तम आपका हो जाएगा 30 हो जाएगा, इसलिए 2/30 यानी 1/15 हो जाएगा। सवाल नंबर 12 का आंसर आप बताएंगे। सवाल नंबर 12 आंसर क्या देता है, ऑप्शन इसका खोज के आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे सवाल नंबर 12 का। आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल की ओर आएंगे। सवाल नंबर 13 पर आइए। सवाल नंबर 13 का था यदि पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी है, पिताजी की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी, पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी है, अगर ये 1 तो ये 5 हो गया। उसके बाद फिर कहता है यदि पिता की आयु 50 वर्ष हो, यदि पिताजी की कुछ नहीं थी ये वर्तमान में है, यदि पिताजी की आयु 50 वर्ष हो, 10 वर्ष बाद पिताजी की आयु क्या होगी। देखिए ध्यान दीजिए, सवाल कहता है यदि पिता की आयु पुत्र की आयु के 5 गुनी है, पिताजी और पुत्र की आयु के 5 गुनी, यदि पिता की आयु 50 वर्ष हो, 10 वर्ष बाद पिता की आयु क्या है, तो ये 60 डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। पिताजी ये 50 बोला, पिताजी 50 बोला, तो पिताजी अभी 50 है, तो 10 साल के बाद सिर्फ 10 जोड़ देंगे, ये 60 हो जाएगा, यह आंसर 60 हो जाएगा। ये सवाल में गड़बड़ी क्या है, पुत्र की आयु पूछना चाहिए। तो पिताजी की आयु 50 है, 5 में 50 हो गया, 1 में 10 हो जाएगा, 10 साल के बाद 20 आंसर हो जाएगा, पुत्र की पूछना चाहिए, लेकिन यहाँ पिता की यहाँ आयु पूछ रहा है, इसीलिए आपका आंसर 60 होना चाहिए, नॉन ऑफ दिस आंसर होगा, और पुत्र का पूछता तब 20 हो जाता।
चलिए आगे बढ़िए, अगले सवाल की ओर आइए। सवाल नंबर 14 पर आइए। सवाल नंबर 14 कहा था क्या है, ध्यान दीजिएगा सवाल नंबर 14 पे। सवाल नंबर 14 यहाँ पर है कि यदि 5 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी थी। ये एक तो ये 5 पूर्व का है, 5 पूर्व। उसका फिर कहा यदि ए की आयु 20 वर्ष हो, ए की आयु 20 वर्ष हो वर्तमान में, तो 5 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा 15, यानी 3 कलम का दाम 15 रुपया, 1 कलम का दाम 5 रुपया, तो 1 में 5 हो गया। तो आंसर पूछता है तो बताइए कि बी की आयु 5 वर्ष बाद क्या होगी। 1 में 5 हो गया, ये 5 वर्ष पूर्व हो गया, तो वर्तमान करने के लिए 5 जोड़ दिए और कहा था 5 वर्ष यहाँ पर बाद क्या होगा, 5 फिर जुटेगा, तो आपका यही आंसर होगा 15 वर्ष। यही उत्तर हो जाएगा 15 वर्ष आंसर होगा। सवाल नंबर 15 की ओर आइए, 15 नंबर आइएगा। 15 नंबर सवाल कहता है यदि 5 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी थी। ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी थी 5 वर्ष पूर्व। लिखते हैं सवाल नंबर 15 की ओर। अच्छा ये तो बनाए हुए किया था, सवाल नंबर 15 पर आना है। यदि माँ की आयु पिता की आयु के 5/3 है, माँ की आयु पिता की आयु का 5/3 है, 5/3 है, इसे लिखते हैं। माँ की आयु पिता की आयु का 5/3 है, तो माँ के सामने 5 और पिता के सामने 5/3। उसका यदि 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का योगफल 90 वर्ष होगी, 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का योगफल 90 वर्ष होगी। 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का योगफल 90 वर्ष होगी। ये प्रेजेंट में है, ये वर्तमान में। 5 साल के बाद की ये कहानी है, 5 साल बाद। तो वर्तमान में जाने के लिए 5 एक आदमी के लिए, तो 2 आदमी के लिए 10 घटेगा, 10 घटा लिए तो ये 80 हो गया। तो 5 ये वर्तमान की उम्र हो गया, ऊपर वर्तमान का अनुपात भी दिया है। बस करना कुछ नहीं, दोनों का जोड़ 8 कलम का दाम 80, 1 कलम का दाम 10। तो आंसर पूछा जा रहा है, तो आंसर यहाँ कहता है तो माँ की आयु क्या है, तो माँ की आयु क्या है 5 कलम का दाम ये 50 हो गया, 5 कलम का दाम 50 हो गया, तो यही माँ की उम्र 50 वर्ष हो गया, यही आंसर है 50 वर्ष। अगले सवाल की ओर आइएगा, सवाल नंबर 16 पढ़ाइए। सवाल नंबर 16 को बनाते हैं। सवाल नंबर 16 क्या कहता है, ध्यान दीजिए। सवाल नंबर 16 का आता है यदि पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी, यदि पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो, तो पिताजी जो है पुत्र का 2 गुना है। यह 1 तो ये 2, कुछ नहीं बोला तो ये वर्तमान है। उसका फिर आगे कहा यदि 10 साल के बाद दोनों की आयु का अंतर 30 वर्ष होगी, 30 वर्ष होगी दोनों का अंतर में कोई सेटिंग नहीं करना, डायरेक्ट ये अंतर कर लेना। 30 साल बाद या कितनों साल बाद रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 में 30 हो गया। तो अब उसके बाद कहा था तो पिताजी की आयु क्या है, तो पिताजी की आयु 2 है, तो 2 कलम का दाम निकाल लीजिए, ये 60 साल पिताजी हो गया, यही आंसर होगा 60 वर्ष। अगला सवाल पर आइएगा, सवाल नंबर 17। 1-2 बार वीडियो देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, दिक्कत नहीं होगा। सवाल नंबर 17 पर आइए। 17 नंबर का था x + 1/x = 10, तो x³ + 1/x³ बराबर। इसको बनाने का तरीका ध्यान से देखिएगा। इसको करने के लिए आपको क्या करना है, तो यहाँ पर x को x³ में ले जाना है, मतलब x + 1/x का होल क्यूब। तो इसका भी होल क्यूब करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका होल क्यूब करने के लिए देखिए 10 है यहाँ पर, तो इसका होल क्यूब कीजिएगा। स्क्वायर है ना, क्यों नहीं है, स्क्वायर है, स्क्वायर कर लीजिए। तो स्क्वायर करेंगे तो होगा क्या, देखिएगा ध्यान से, a² + b² + 2ab, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, = 100 होगा। तो x² + 1/x², ये 2 घट जाएगा, 98 होगा। लेकिन इस तरह से नहीं बनाना, करना क्या आपको कि ये 10 है, इसका सिंपल को स्क्वायर में ले जाना, तो 10 के स्क्वायर 100 लिख दीजिए, और ये प्लस में है तो -2 कीजिए, और माइनस में है तो +2 कीजिए, बस इतना ही काम करना, 98 आंसर होगा। ये उत्तर आंसर 98 हो गया। अगले सवाल की ओर आइएगा। सवाल नंबर देखिए, यहाँ पर स्क्वायर छूट गया है, तो अगला 7 इस तरह से दिया गया, ध्यान दीजिए, हम बनाते हैं। सवाल नंबर 18 की ओर आइए। 18 को देखिए। 18 नंबर सवाल यहाँ पर कहता है x + 1/x = 7, तो हमको बताना है x² + 1/x² बराबर 1। इसको करना क्या है, स्क्वायर फॉर्म में ले चलना है। तो 7 के स्क्वायर 49 हो गया, प्लस में है तो -2 कर लो,
ये 49 में से 2 जाएगा 47 आंसर होगा। यही उत्तर हो जाएगा 47। अगला सवाल है यहाँ पर 19 नंबर, x - 1/x बराबर 6, तो कहता है x² + 1/x² बराबर 1। तो सिंपल को स्क्वायर में ले जाना, 6 के स्क्वायर कर लीजिए, माइनस है तो +2 जोड़ लीजिए, 36 × 2 = 38, यही आंसर होगा, ये उत्तर होगा, 38 आंसर होगा। अगले सवाल की ओर आइएगा, सवाल नंबर 20 नंबर आइएगा। 20 नंबर सवाल यहाँ कहता है, सवाल नंबर 20 यहाँ पर कह रहा है कि यदि किसी घड़ी में 9:45 हो रही है तो घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण है। याद रखिएगा 9:45 में आपका काटर रहता कहाँ, आपका काटर 9:12 यहाँ पर बचता है, यहाँ 6, यहाँ 9 और यहाँ 3, 1 2 4 5 7 8 10 9:45, तो 45 पर तो ये काटा पक्का पक्की इस पर रहेगा, और 9 थोड़ा सा हट के रहेगा, ये दोनों के बीच में रहेगा, लगभग दोनों एक ही डिजिट पर आएगा। जब दोनों एक ही डिजिट पर रहेगा तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ मिनट का हाफ कर लीजिए, यानी 45 का हाफ कर लीजिए, 22.5 डिग्री आंसर होगा। दोनों काटा लगभग एक अंक पर रहेगा, ये तरीका होता है, आप बना लीजिएगा, इसको ऐसे कर लीजिएगा। अगले सवाल की ओर आइएगा, सवाल 10-50, दोनों काटा एक के पर होगा तो 10-50 हो गया, तो आपका 25 डिग्री आंसर हो गया, ये उत्तर होगा 25 डिग्री। अगला सवाल है कि अंग्रेजी वर्णमाला में डी के बाईं तरफ दूसरा अक्षर कौन होगा। डी के बाईं तरफ दूसरा अक्षर कौन होगा, डी का नंबर 4, डी के बाईं तरफ दूसरा अक्षर कौन होगा, तो डी के बाईं तरफ चल रहा है, तो डी का नंबर 4 और बायां इस तरफ है, दूसरा अक्षर मतलब क्या, पहला दूसरा, ये 3 और ये दूसरा अक्षर क्या हो जाएगा, बी, ये आंसर बी हो जाएगा। बोलता है एक्स के ठीक दायां तरफ कौन सा अक्षर है, एक्स के दाहिना, एक्स 24 नंबर पर 24 का दाहिना क्या हो जाएगा, 25, 25वां लेटर वाई हो जाएगा, ये आंसर वाई होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में पी के दाईं तरफ 5वां अक्षर कौन होगा, पी के दाहिना तरफ, पी का नंबर 16, दाहिना मतलब इस तरफ आगे चलेंगे तो 5वां अक्षर मतलब 5 जोड़ लेंगे, 16 5 21 हो गया, यह 21वां लेटर आपका यू हो जाएगा, ये आंसर यू होगा। अगला सवाल कहता है यदि कतार में ए दोनों छोर से 10वां है तो कतार में कुल कितने बच्चे। दोनों छोर वाला सवाल रहेगा, बस 2 से गुना करना है, 1 घटाना है, आपका आंसर हो जाएगा दोनों छोर से 10वां 25 नंबर, तो 10 × 2 - 1 कर लीजिए, आपका 19 होगा। अगर कहेगा दोनों छोर से, अगला सवाल है यदि किसी बच्चों के कतार में रूबी का क्रमांक दोनों छोर से 20वां है, सवाल नंबर 26, तो कुछ नहीं करना, 20 × 2 - 1 करेंगे, आपका 39 आंसर होगा, यह उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल 27 बोलता है यदि किसी कतार में पी का क्रमांक दोनों छोर से 100वां है, 100 × 2 - 1 करेंगे, 99 आंसर होगा। यानी अगर आपको करना है दोनों छोर वाला 2 से गुना करना है, 1 माइनस करना है, आपका आंसर होगा, यही उत्तर होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर आपका 28 पर आइए। 28 नंबर का था यदि किसी कतार में एक का क्रमांक ऊपर से 10वां तथा नीचे से 15वां है तो कतार में कुल कितने बच्चे। ध्यान दीजिए, किसी कतार में एक का क्रमांक ऊपर से 10वां और नीचे से 15वां है, तो ये दोनों जोड़ के 25 हुआ, लेकिन इसको 2 बार काउंट कर लिए, तो सही करने के लिए 1 घटाएंगे, तो 24 आंसर होगा, ये उत्तर हो जाएगा 24। अगले सवाल की ओर आइएगा, सवाल नंबर 29। सवाल का था यदि किसी बच्चों के कतार में पी का क्रमांक बाईं छोर से, पी का क्रमांक बाईं छोर से यहाँ पर हो गया 8वां और दाहिना छोर से 20वां है, 28 हो जाएगा, लेकिन 2 बार इसको काउंट कर लिए, 1 घटा लिए, आपका आंसर 27 होगा, ये उत्तर हो जाएगा 27। अगले सवाल की ओर आइएगा, सवाल नंबर 30 की ओर आइए, 30 को देखते हैं, 30 को दिखाते हैं। 30 नंबर का था यदि किसी बच्चों के कतार में एम का क्रमांक, सवाल को सिर्फ आपको ध्यान से पढ़ना है, समझना है, समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। यदि बच्चों के कतार में एम का क्रमांक ऊपर से 20वां और नीचे से 18वां है तो कतार में कुल कितने, इसका आंसर आप खुद देंगे, 30 का आंसर खुद बताएंगे। हम चलते 31 की ओर, 31 पर आते हैं। 31 नंबर ये सीरीज है 1 4 3, फिर उसके बाद कहता है 16 25 36, फिर उसके आगे है 49 64 वाट। देखिए 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर हो गया, 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81 होगा, ये उत्तर 81 होगा। अगला सवाल 32, ये गड़बड़ है, इसको ठीक कर लीजिएगा। 15 ओ, उसके बाद यहाँ पर 15 ओ हो गया 18 आर, 18 आर होगा, यहाँ पर 18 आर छूट गया है। देखिए 15 ओ 18 आर, तो यहाँ पर फिर एक और होना चाहिए, रुक जाइए हम ठीक कर देते हैं इसको। 15 ओ
उसके बाद 16P, 18R, 18R हो गया, फिर 19 आ गया तो 19S होगा। उसके बाद फिर आगे जो लिखा है आगे ये 17Q, ये गलती से प्रिंट हो गया, इस तरह से ठीक कर लीजिएगा, आपका आंसर होगा। ये गलती प्रिंट हो गया, ये गलत है। अगले सवाल की ओर आइएगा, सवाल नंबर 34, इसको ठीक कर लेंगे, इस प्रकार से होना चाहिए आपका सीरीज। अगला सवाल यहाँ पर कहता है, सवाल नंबर 34 पर आइए। 34 नंबर यहाँ पर है, यह डाइस का सवाल है। डाइस का था PQR, PQR है यहाँ पर, उसके बाद क्या IPQ, RQM, यहाँ पर लिखा है RQM। तो हमको बताना I के विपरीत क्या होगा। I यहाँ पे PQ, PQ ये कॉमन हो गया, PQ कॉमन हो गया, I को उल्टा R, यानी I को उल्टा R आंसर हो गया, यही उत्तर होगा। जो कॉमन आ गया उसको हटा लीजिए, जो बच गया वही आंसर होगा। 35 नंबर आपको कहता है कि वाट के स्थान पर क्या होगा, S का उल्टा क्या होगा। देखिए वाट नहीं, S का उल्टा चाहिए। यहाँ पर MTQ, यहाँ पर आगे है आपका QR, फिर आगे यहाँ पर है SMQ। तो हमको बताना है S का उल्टा क्या होगा। S यहाँ है, MQ है, तो MQ कॉमन हो गया तो S का उल्टा T हो जाएगा, यही आंसर हो गया, S का उल्टा T। समझ में आ गया? उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए ट्रिक सेंटर की ओर से जय हिंद, कल आते हैं।